सो एज यू आर अवेयर, आपका जो कैम्ब्रिज का एग्जामिनेशन होता है, योर एग्जाम हैज थ्री सेक्शंस इन इट. The first is question one, which is a case study. It's a compulsory one. You have to do it. It has A to E के options होते हैं. Marks can be broken down into two markers to six markers. Rarely we've seen an eight marker in this. I don't think इस बार भी कोई eight mark के कोई chances हैं कि उसके अंदर आएंगे. ठीक हो गया. तो केस स्टडी है. देन सेक्शन बी, माइक्रो के दो क्वेश्चंस में से एक करना है, मैक्रो के दो क्वेश्चंस में से एक करना है. यू हैव somewhat 2 hours to solve this, so that gives you around 45 minutes, 40 minutes to make an attempt. आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. When you get yourself a case study, some people prefer to do case studies in the end. I am really not in the um, view of doing it beforehand. Later on, make sure that you're doing it in the first, and then you move on to your essays, because essays के अंदर chances are that you're so engrossed in doing it कि तुम्हारा essay जो है वो बहुत ज़्यादा time ले लेगा. I will talk about some strategies in the middle कि किस तरीके से तुम अपनी time saving कर सकते हो. Remember, we've talked about car. Examiner ने हमको बताया in the meetings that please tell your students, keep this in mind. T for clarity, accuracy, and relevancy. So we're going to talk about this a lot more. So please, please, please ignore too much details. Make sure that you cover every single part of the essay that is more relevant. कि आप बेशक थोड़ा सा लिख लो, लेकिन अपने क्वेश्चंस की मेजॉरिटी एलिमेंट्स को जो है कवर करो. ठीक है. So when you have the case study, इस बार case study बड़ी अच्छी आई है. It is on the theme. So obviously the paper, this is March का paper, right? 25 का paper है. तो 2 साल पीछे चले जाते हैं, 23. So basically whatever was happening in the world in 23, that is even your scope जो जून के अंदर भी आएगा, वो 2023 में दुनिया में जो हो रहा था ना, उसकी बेसिस के ऊपर आएगा. इनफैक्ट नियर एग्जाम, दिस इज व्हाट वी गोना डू. टॉप स्टोरीज चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, टॉप स्टोरीज इन 2023. तो उसके अंदर जो चीजें आएंगी, मोस्ट लाइकली हमारा केस स्टडी उसी थीम के ऊपर चीजों को उठा के हमें बताएगा. राइट. सो लेट्स गो ओवर दिस केस स्टडी. और इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, आई आस्क्ड यू टू एक दफा उसको जरूर पढ़ लेना. But let me give you a little brief on this. जब भी आप केस स्टडी पढ़ते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड इट इन अ वेरी 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 डिटेल्ड मैनर. टेक गुड टाइम, सही है, टू अंडरस्टैंड इट. हेडिंग से आपको पता लग जाता है थीम क्या है. अ ग्लोबल ऑयल ऑलिव ऑयल शॉर्टेज. ठीक है. अब अगर ऑलिव ऑयल की शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम डिटेल्स इन इट. तो हम जरा आके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजों के बारे में बात हो सकती है. सबसे पहले वो बता रहे हैं कि देखें जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ऑब्वियसली वो ऑलिव ऑयल यूज करता है. और अभी बिकॉज ऑफ द इंटेंस, जो यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट एंड ड्राउट इन यूरोप. Obviously, I'm assuming that Europe is one of the major markets. तो 2023 के अंदर जो समर के अंदर ड्राउट आया है और हीट आया, उसकी वजह से देयर इज अ वेरी पुअर हार्वेस्ट ऑफ ऑलिव प्रोडक्शन. एंड ऑलिव, क्योंकि ऑलिव ऑयल के अंदर एक रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है, तो देर इज नॉट इनफ, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑलिव टू प्रोड्यूस इनफ ऑलिव ऑयल टू मीट द डिमांड अराउंड द वर्ल्ड. सही है, सिंपल सी स्टेटमेंट है. So the dramatic reduction in output of this typical household cooking oil has resulted in consumer prices of oil to rise between 30% to 50% across the US. नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ ये वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस की बात हुई है, यूएस की नहीं है. वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है. यू हैव द डॉलर्स ओवर हियर, यू हैव द कंट्री, सॉरी, द मंथली नंबर. पूरा साल आपका डेटा दिया, साल का तो नहीं है, बट लेस देन अ ईयर का डेटा दिया हुआ है. एंड वी कैन सी द प्राइसेस
have risen. कितने percentage? Maybe that might be the question we might have to answer. फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं एंड देन दे फर्दर मेक द डिस्कशन कि इन स्पेन ओलिव प्रोडक्शन, स्पेन यूरोप के अंदर है, कनेक्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द थीम, olive production was forecasted to be down by 50%, okay, which is the lowest since 2008. 2008 का रेफरेंस क्या है कि 2008 के अंदर ग्लोबल रिसेशन था और द इंटायर वर्ल्ड economy was troubled. Okay, so you need to know about 2008. In our lectures, we talk a lot about 2008. तो क्योंकि वाइड स्केल ड्राउट है, ड्राउट का मतलब क्या होता है? देयर इज नॉट इनफ बारिश एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन प्रिटी सिग्निफिकेंटली। तो उसकी वजह से सदर्न यूरोपियन एंड अदर मेडिटेरेनियन कंट्रीज के अंदर जो ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन है वो गिरी है, और एंड सिंस 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कम्स फ्रॉम दीज रीजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर उसके बाद नीचे इन्होंने एक और डायग्राम दिया हुआ है। जब भी ये डायग्राम आता है प्लीज उसकी ये जरूर हेडिंग को पढ़ लिया करो। ये क्या है? ये ईयू के बारे में है, एंड हाउ द प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल फ्रॉम 2017 टू 2023 विच इज आर रेलेवेंट ईयर, कितना मेजर ड्रॉप आ गया है 17 से 23 का। ठीक हो गया। And then they go on and they talk about a little bit more stuff about कि किस तरह से रेस्टोरेंट्स और जो कमर्शियल किचन हैं, अब ऑलिव ऑयल क्योंकि महंगा है तो दे नीड टू कम अप विद ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव्स भी स्कैर्स हैं। देखा कैसी इंफॉर्मेशन दी है? ऑल्टरनेटिव्स आर स्कैर्स टू। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव इन्होंने बताया कि सनफ्लावर जो है वो ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है वो टॉप चॉइसेस के अंदर आ जाता है एज अ रिप्लेसमेंट, और वो यूक्रेन से आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के बारे में भी हमें पता है कि यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा ट्रबल्ड चल रहा है। Understood? So Ukraine is the biggest producer of sunflower oil and has made this substitute increasingly difficult to access. Right? तो वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात जो है वो चलती आ रही है। पिछले तुम 2023 2024 के मार्क के स्टडी में भी देखो 2024 के, तो यू विल सी अ रेफरेंस टू यूक्रेन डिलेमा, और अभी भी चल ही रहा है एनर्जी और रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। so that is one of the major topics that has been discussed. Previously, the US would look to other countries for oil. There is a reason why they put this information, okay? So, but supply chain has been severely disrupted. ऐसा क्या वजह है भाई? So again, reference to the Ukraine and reference to COVID. Remember, COVID is still in play. उसके बाद जो आपकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रक्शन चल रही थी वो अभी भी है। इट्स नॉट मेंशनिंग हियर, बट अगेन तुम्हें पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर द वर्ल्ड वाज स्टिल फेसिंग द क्राइसिस सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोविड के दौरान चल रही थी, कि कंपनीज और कंट्रीज जो हैं उनकी जो शिपिंग की एकदम से डिमांड बढ़ी थी, और जो प्रोडक्शन है वो अभी तक अपनी नॉर्मल प्री कोविड टाइम्स के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबलिंग टाइम चल रहा था। दीज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर ऑल दोस थीम्स जो तुम्हारे साथ इस बार अक्टूबर के अंदर वो थीम अभी भी चलेगी। अगेन देयर सेइंग ऑलिव ऑयल डज नॉट स्टोर वेरी वेल, क्योंकि उससे क्या होता है, क्वालिटी जो है ओवर टाइम खराब हो जाती है, तो यू हैव अ प्रॉब्लम। तो अब जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादातर पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू मेथड्स ऑफ स्टोरेज के अंदर, जिससे वो क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई एम रीडिंग दिस, इन दीज टू पैराग्राफ्स आई एम थिंकिंग PES, you remember price elasticity of supply constraint hai, that's what they're talking about. So this is in my head right now when I'm reading this. It is perhaps unsurprisingly that analysts are recommending investments in new methods of storage that will preserve the quality of olive oil. Maybe they would, maybe they won't. This would allow stocks to increase after good harvest to help stabilize prices during future periods of poor harvest. ये लास्ट लाइन को पढ़ के मुझे यूनिट 3 के अंदर
एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो रही है, स्टेबलाइजिंग का वर्ड यूज हुआ है, स्टॉक को बिल्डअप, यू रिमेंबर द बफर स्टॉक आइडिया, दैट्स व्हाट कमिंग इन माय हेड एंड आई वुड सस्पेक्ट कि कुछ ना कुछ उसके रिलेटिव आ सकता है। फिर ये लोग यहाँ सोर्स लिखते हैं। रिमेंबर फ्रॉम द सोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा ये इकोनॉमिक्स में अंदर कोई भी मेड अप चीज नहीं होगी। एग्जामिनर वंस टोल्ड अस इन द मीटिंग कि देखें जी, जब पेपर 2 साल पहले बन रहा होता है तो एग्जामिनर जहाँ ट्रैवल वगैरह कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग दोस टाइम्स जब वो कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, एंड दे सी समथिंग ऑफ रेलेवेंस उस टाइम के अंदर, तो वो वहां से उस केस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड लिसन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अडॉप्टेड फ्रॉम, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर, तुम ऑनलाइन सर्च भी करोगे ना गूगल के ऊपर, ये कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो इसका प्रॉपर आर्टिकल आ जाएगा। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस द डिटेल आर्टिकल। बट जो आर्टिकल होता है वो मच मोर डिटेल्ड होता है, स्पेशली इकोनॉमिस्ट का हो जाता है, राइट? तो कोई प्रॉपर सोर्सेज का हो जाता है जो फ्री सोर्सेज नहीं है। तो वहां से क्या होता है कि वहां तुम्हें एक्सेस नहीं मिलेगा ऑफ द होल थिंग। एग्जामिनर भी तुम्हें पूरा आर्टिकल उठा के नहीं दे देंगे, ठीक है? वो क्या करेंगे, उस आर्टिकल के अंदर जो रेलेवेंस क्वेश्चन बेस्ड इंफॉर्मेशन है ना, तो वो पैराग्राफ वो लोग डालेंगे। तो वो पैराग्राफ का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड चीजें है ना, तो सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा। फिर एक आध जो है उसी टॉपिक के रिलेटेड वो क्या करेंगे, ग्राफ वगैरह कोई डिफरेंट सोर्सेज से उठा लेंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स बहुत यूज कर सकते हैं, या फिर जो दूसरे चार्ट्स हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ अ केस स्टडी इज मेड। केस स्टडी इज नॉट इजी टू गेट मार्क्स इन, प्लीज रिमेंबर। क्यों? क्योंकि पुरानी केसेस तुम करोगे ना तो पुरानी केसेस में मार्क्स मिल जाते थे। नए केसेस के अंदर मार्क्स उठाना मुश्किल है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर, ठीक है? शुरू के एग्जाम आसान हो सकते हैं, सो लेट्स गो ओवर इट। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं, यूजिंग फिगर 1.1 कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। देखो पहले से उसने बता दिया है कि परसेंटेज के अंदर आंसर चाहिए, तो परसेंटेज चेंज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑलिव ऑयल between May 2022 to January 2023। तो अब इसमें होगा क्या? तो लेट मी गो बैक अप, फिगर 1.1 ये है, ठीक है? जनवरी 23 में ये है 5893, और मई 2023 के अंदर जो है वो आपका 4098 है। ठीक हो गया? अब as far as the way the calculation goes, number one, I hope you understand how to take out the percentages. Very, very, very important for us to know. ज़्यादा डिटेल इसके अंदर हमको चाहिए नहीं है। तो based on the marking scheme, what they want us to do is this. एक, तो आपने कैलकुलेशन निकाल के देनी है, ठीक है? बेस्ड ऑन द नंबर्स। अगर आप बहुत ही प्रोफिशिएंट हैं इसके अंदर कि जी मैं जो हूँ पूरी कैलकुलेशंस भी दिखाऊंगा, तो दिखा दो कैलकुलेशंस, नो हार्म इन डूइंग दैट। तो अगर मुझे कैलकुलेशन भी दिखानी है तो यू रिमेंबर द परसेंटेज का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, दैट्स द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो आप क्या करेंगे, 5098, ठीक, सॉरी 5, कैलकुलेशन मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को क्या होगी। 5893 माइनस 4098 डिवाइडेड बाय 4098 into 100, and that will give us near 43.8%.
If you go for 44%, they will accept. If you round down to 43%, we will uh, include. But percentage को क्या हो रहा है between that time period? Is it increasing? Is it decreasing? तो एक मार्क जो है वो कह रहे हैं कि आप राइज हो रही है प्राइसेस के फॉल हो रही हैं, इवन दो प्रिटी एविडेंट है पूरी सिचुएशन के अंदर कि क्या होगा। और दूसरा सिर्फ आंसर का है। You don't need to do calculation. We're not looking for calculation. Even if you write a statement, just a simple statement like the percentage increase in the world price of oil from May 2022 to January 2023 is 43.8%. अगर तुम percentage का नहीं भी डालो तो it is inferred, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में है तो इट्स अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी डाला करो। ठीक है, परसेंटेज का साइन अगर परसेंटेज में है, डॉलर में तो डॉलर में है। सिंपल 2 मार्क्स, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, some restaurants and commercial kitchens are using sunflower oil as an alternative to olive oil. You remember we've talked about this, right? Alternative. किसका? Olive oil का replacement या alternative sunflower oil. Explain how economists could measure the impact of rising olive oil prices on the demand for sunflower oil. ठीक है? How would they measure the impact? I'm thinking economists measure ऑलिव ऑयल की प्राइस चेंज हो रही है तो सनफ्लावर को क्या होगा? आई हैव डन समथिंग लाइक दिस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यू रिमेंबर दैट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिस्कशन। तो अब इसमें करना क्या है आपने? ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ 2 मार्क हैं। तो पहली चीज अ रिकॉग्निशन कि ये हमारी बात हो रही है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। But that's not enough. I think we should go into much more detail as to what might be required. Make sure कि इसकी definition लिख लो. You remember the definition for this? Definition is it measures the responsiveness, the change in the price of one good in comparison to the change in the price in the quantity of the other good. Okay, the better one would be it measures the responsiveness in percentage change in quantity demand for sunflower oil due to change in the price of sunflower oil. In fact, they will even accept the formula of cross elasticity of demand, which is percentage, let me write, percentage change in quantity demanded for sunflower oil divided by percentage change in the price of olive oil into 100. Why did I do this? Because ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ऑयल की प्राइस चेंज हुई है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल की प्राइस के बारे में होगा नीचे और ऊपर क्या होगा? सनफ्लावर ऑयल। कितने मार्क मिलेंगे? सिर्फ 1 मार्क। तो आइदर तुम डेफिनेशन लिख लो या फिर तुम फॉर्मूला लिख लो, और फिर उसके बाद दूसरा मार्क मिलेगा कि अब जब एक्सीडी की बात हो गई है तो रिमेंबर कोफिशिएंट द वैल्यू। एक्सीडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के केस में क्या आती है? ग्रेटर देन 0। आई थिंक बेटर वुड बी कि तुम पॉजिटिव लिखो कि तुम्हारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा। ऑनेस्टली while रीडिंग योर क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क हैं। देर ओनली 2 थिंग्स आई एम गोना बी लुकिंग फॉर। ठीक है, because remember I will be checking Cambridge examination this June also. But this is what happens. What am I looking for in a question like this? कि बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, और अगर फॉर्मूला लिखा है तो उसमें परसेंटेज चेंज
उसने लिखा है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल ओवर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑलिव ऑयल। आई गिव यू 1 मार्क ऑनेस्टली, सिर्फ ये मैं देख लूं। चलो अगर ये भी नहीं लिखा हुआ ना, चांसेस आर एग्जामिनर ने इस मीटिंग में बोला होगा कि अगर बच्चे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं ना, कि percentage change in quantity demanded for good A over percentage change in the price of good B, chances are कि एग्जामिनर ने ये भी अलाउ कर दिया होगा। आई वुड पर्सनली से कि नहीं, गुड्स मेंशन हुए हुए हैं, गुड्स को जरूर लिखो। एंड ऑल आई एम लुकिंग फॉर इज कि यार पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स के लिए पॉजिटिव होता है। 2 मार्क है, 4 मार्क होता मैं डिटेल में जाता। ओके, वी स्पेंट इनफ टाइम ऑन दिस वन। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन सी के अंदर क्या हो रहा है। सी में वो कह रहे हैं विद रेफरेंस टू फिगर 1.1 and the help of demand and supply diagram, consider the impact of increased olive oil prices in 2023 on consumer surplus. Now, this is where trickiness comes in. ओके, अब क्वेश्चन सी 4 मार्क से अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पुराने हिसाब से। अब मार्क तुमने बड़ी स्ट्रेटेजिकली उठाना है। एक तो चलो डायग्राम उन्होंने बोल दिया है, 1 आध मार्क तुम्हारा डायग्राम के लिए है, 2 मार्क आई थिंक डायग्राम के लिए होंगे, तुम्हें 2 मार्क मिल जाएंगे। डायग्राम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कंसिडर करो फिगर 1.2। 1.2 के अंदर क्या हुआ है, जो प्रोडक्शन है वो गिरी है। ठीक है, लेट मी गो अप, या यू सी है जो इसके अंदर है देयर इज अ ड्रॉप। ठीक है, तो अब जब ये ड्रॉप आया है तो इसका डायग्राम बनेगा कैसे, सरप्लस के बारे में सवाल है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में ये क्या कहते हैं, एक डायग्राम दिखाएं आप। ठीक है, एक डायग्राम दिखाएं, पूरी चीज लिखना शुरू कर दो अब। ठीक है, पूरी चीज वैसे तो जरूरी नहीं है बट यू नेवर नो। ओके, सिंपल सा आइडिया है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे चलता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे चलता है। सप्लाई लिखा, डिमांड लिखा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखा, इक्विलिब्रियम प्राइस लिखा। ठीक है, हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। उन्होंने क्या बताया आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से कि क्योंकि प्रोडक्शन गिर रही है तो चांसेस आर कि सप्लाई कर्व जो है वो आपका लेफ्ट पे जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, प्राइस के अंदर इंक्रीज आएगा, क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज आएगा। गॉट इट। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट्स गोना हैपन, हम यूजुअली क्या हम करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 करके। अब हमें क्या पता है कि ओरिजिनल जो कंज्यूमर सरप्लस है वो एरिया 1 2 3 है, ये मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख दूंगा, ताकि ये जो बात है ना करेक्टली लेबल डायग्राम शोइंग इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस, तो मुझे कितने डायग्राम एक ही डायग्राम में अब मैं कैसे शो करूं, तो मैं नीचे लिख लूंगा कि जी हमारा जो ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस है एट वो 1 + 2 + 3 करके है। तो मेरा जो है वो बात डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद नया कंज्यूमर सरप्लस क्या है, द न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज योर एरिया 1, बिकॉज प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, प्राइस बढ़ने की वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस के अंदर ड्रॉप आ गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, 2 मार्क आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। कोशिश क्या करो, सिर्फ P0 P1 नहीं, इस तरह से एरोज भी दे दिया करो, और इक्विलिब्रियम भी जरूर मेंशन किया करो कि ये ओरिजिनल है और ये नया है। राइट, वी डोंट वांट टू, इन फैक्ट let's give this arrow over here also and let's show a movement का arrow over here. This is your like amazing diagram with like मैं एक नजर के अंदर तुमको मार्क्स दे दूंगा, इसकी रिक्वायर्ड 2 मार्क्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद 2 मार्क यहाँ पे हो गए,
उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर देना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. So my answer would be for this, for my third mark. ठीक है. तीसरा मार्क जो मैं दूंगा वो एक्सप्लेनेशन का दूंगा, दैट ये होने की वजह से जो है कंज्यूमर सरप्लस के अंदर ड्रॉप आया है. एक मार्क जो है ना, 3 मार्क ये हो गए, एक मार्क जो है इन्होंने इवैल्यूएशन के लिए रखा है. ठीक है. अब 4 मार्क्स के अंदर भी इवैल्यूएशन होती है. इवैल्यूएशन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? ठीक है. So let me tell you what we will write in the evaluation. In fact, I have a very good evaluation written over here. Let me show you an evaluation, a good evaluation. This would be a good evaluation for this right here. The extent, और ये एक मार्क के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, इवैल्यूएशन का सिर्फ एक मार्क है. The extent of the reduction in consumer surplus depends on the price elasticity of demand. You remember मेरे diagram में अगर मैं demand curve को inelastic कर दूं, elastic कर दूं, things will change. If demand for olive oil is inelastic, consumers will continue purchasing it despite the price rise, leading to a smaller loss in consumer surplus. I can actually make a rough diagram and show you how this is happening. I'll show you with via a rough diagram only. ठीक है. Let me do a rough diagram for you. अगर इलास्टिक बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं. रिमेंबर दैट, प्राइस, क्वांटिटी, फिर क्या होता है कि ये हमारी ओरिजिनल प्राइस थी, लेट्स अस्यूम, और फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस राइज कर जाती है. लेट्स से प्राइस राइज करने के बाद क्या होता है, एज पर माय इवैल्यूएशन, प्राइस राइज की वजह से बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आएगा. ये इलास्टिक का केस है, सॉरी, ये मैं नीचे वाली बात कर रहा हूँ कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं तो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा. एंड यू कैन सी राइट कि ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या था. ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस वाज ऑल ऑफ दिस पोर्शन राइट हियर. ये कंज्यूमर सरप्लस था पहले. ठीक. और फिर अब प्राइस राइज होने की वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो सिर्फ इतना सा बचा है और बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया है. दिस इज अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर जस्ट 1 मार्क, बट दिस इज मी जस्ट टेलिंग यू कि देखें जी, दिस इज हाउ इट वुड बी. ठीक है. एक अच्छा इवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ ये मेंशन नहीं है कि इलास्टिसिटी के, आपने सिर्फ बोल दिया पीडी पे डिपेंडेंट है. You might need to go into the detail कि inelastic है, elastic है. A lot of people might even say कि देखें जी, olive oil की जो है alternatives इतने हैं नहीं, जैसे क्वेश्चन में लिखा था ना, ये इसके इतने alternatives हैं नहीं. तो that means उसकी वजह से you will continue to say कि ये इसकी डिमांड inelastic है, तो इसकी वजह से ज्यादा बड़ा चेंज कंज्यूमर सरप्लस में नहीं आएगा. ऑलराइट. तो ये तुम्हारी इवैल्यूएशन है. So when I send you the complete essays, I will include that. So you see how the marks are. फिर D के अंदर आते हैं, assess the likely impact of increasing stocks of olive oil on the price and quantity of olive oil traded in the future. Impact of increasing stocks of olive oil. जब ये कहते हैं assess, that means question के अंदर you have to look at both sides and then give an evaluation considering both sides. Okay? It's much more trickier. तो हमने करना क्या है? बात हो रही है impact of increasing stocks of olive oil. मतलब आप अगर olive oil को स्टोर करते हैं, ठीक है, आप स्टॉक्स बिल्डअप करते हैं और फिर मार्केट में ऑब्वियसली रिलीज करते हैं इन द फ्यूचर, तो प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा. ठीक है. वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो जब आप स्टॉक बिल्डिंग करते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर आप मार्केट में से स्टॉक को निकाल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ओके. और फिर फ्यूचर के अंदर आप सप्लाई को बढ़ा देते हैं इन केस इफ यू नीड टू. ठीक है. ये शॉर्टेज के केस में, दिस इज, इफ यू रिमेंबर द केस स्टडी, द होल थिंग वाज कि अगर मार्केट के अंदर शॉर्टेजेस आ जाती हैं इस तरीके से, तो किस तरह से अगर हम स्टॉक्स रख लेते हैं इन केस ऑफ अ शॉर्टेज इन द फ्यूचर,
तो हम कैसे प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एक तो बात ये हो जाएगी कि किस तरह से स्टॉक के इंक्रीज होने से प्राइसेस और क्वांटिटी को इम्पैक्ट आएगा, और फिर उसका मैं काउंटर करूंगा। ये 4 मार्क हो जाएंगे ऑफ बोथ साइड, और फिर उसके बाद मैं इसकी एक एवेल्युएशन दे दूंगा। ठीक है। सो अब इसकी मार्किंग स्कीम हमको क्या कहती है? मार्किंग स्कीम ये कहती है कि अगर बच्चा ये लिखता है कि अब देखो किस तरीके से 4 मार्क आपके पास है एनालिसिस के, ठीक है, उसमें से यू कैन गेट अप टू 3 मार्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि जो प्राइस है वो गिरेगी और क्वांटिटी बढ़ेगी ना। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम यू थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि सप्लाई तो बढ़ेगी, इंक्रीज इन स्टॉक। और फिर तुमने काउंटर करना है कि भाई प्राइस जो है वो नहीं गिरेगी, इनफैक्ट बढ़ सकती है, और क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, इनफैक्ट गिर सकती है। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा काउंटर है। लकी फॉर यू, आउट ऑफ 6, 4 मार्क के एनालिसिस में अगर तुम वन साइड को भी कंसिडर करो, यू कैन क्वालिफाई फॉर अप टू 3 मार्क्स। बट आई कैन टेल यू कि मेजोरिटी हमने किस तरह के आंसर्स देखे हैं इसमें। बच्चे यूजली लिखेंगे कि अच्छा इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, तो स्टॉक विल, ये लिखा होगा, तो इंक्रीज इन स्टॉक विल अलाउ सप्लाई टू इंक्रीज, ठीक है, 1 मार्क। उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगी, ठीक है। और यूजुअली दे डोंट नो, ये दे डोंट राइट अबाउट दिस, ये सिर्फ 2 ही मार्क मिलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, समझते हैं कि भाई अगर इंक्रीज स्टॉक होगा सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दैट्स क्लियर। इफ यू मेक द डायग्राम देयर इज नो मार्क फॉर इट, ठीक है, कोई सीन नहीं है मार्क्स का। कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप सोचो तो कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई भी है कि आज आप स्टॉक रखोगे तो करंटली सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाएगी। फ्यूचर में तुम सप्लाई बढ़ाओगे तो प्राइसेस गिर जाएंगी, क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, और मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, फार्मर्स की इनकम स्टेबलाइज हो जाएंगी। यू गेट योर सेल्फ अप टू 2 मार्क्स हियर, देन यू काउंटर कि भाई वो, अब ये वाली चीज जो है बच्चों ने खास मिस कर दी है, मेजोरिटी बच्चों ने मिस किए। पीपल हैव एंडेड अप गेटिंग 2 मार्क्स फॉर दिस 6 मार्क क्वेश्चन, मेजोरिटी किड, दैट दिस इज वेयर दे लॉस्ट 4 मार्क्स एंड दे फेल्ट यार हमने सब कुछ तो लिखा था। कि दूसरी बात कि देखें जी, जब आप स्टॉक्स को इंक्रीज करते हैं तो रिमेंबर एक स्टोरेज कॉस्ट होती है आपकी। अब जब स्टोरेज कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर के लिए, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो दैट स्टोरेज, और खास तौर पे वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो खास उसकी वजह से जो है उनकी उनको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है। और जो क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ द डिटोरेशन ऑफ ऑयल, राइट, क्वालिटी वगैरह की वजह से, और लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव्स पे मूव कर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्वांटिटी ट्रेडेड भी गिर जाएगी। डू सी कितना ज्यादा केस स्टडी को वो लोग फैक्टर इन कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर। ऑलराइट, इसकी भी मेरे पास एक अच्छी सी इवैल्यूएशन है। लेट्स टेक अ लुक एट अ गुड इवैल्यूएशन फॉर दिस। दिस इज अ गुड इवैल्यूएशन फॉर दिस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर है, बट टेक अ लुक एट इट। इवैल्यूएशन के, so for your evaluation this is something I would like to see. Again, it's a 2 mark evaluation with a final conclusion, ठीक है। So this is what we expect you to write. The effectiveness of stockpiling depends on the storage cost and the spoilage risk, क्योंकि ऊपर हमने बात की है इन दोनों बातों की कि अगर एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होगी तो आप सही से स्टोर कर नहीं सकेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट, ओके, बाय यू वोंट बी एबल टू चेंज द सप्लाई एज सच। तो फिर आप प्राइसेस को इतना खास आप इम्पैक्ट कर नहीं सकेंगे, ठीक। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे अभी, अगेन इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन, बट एन इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन रिड्यूस इट्स क्वालिटी, लिमिटिंग इट्स यूजफुलनेस,
buffer as a buffer stock and price fluctuation. Additionally, government or firms may hesitate to hold large stock due to the financial cost, because remember opportunity cost का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इधर कि कितनी स्टॉक पाइलिंग कर सकते हो आप, फ्यूचर में क्या होगा, इन सारी चीज़ों की को आपने फैक्टर इन करना है। तो फिर ये तुम्हारा इवैल्यूएशन जो है, यू हैव टू कंसिडर कि व्हाट आर दोज थिंग्स विच कैन हैव एन इम्पैक्ट, कि आपकी जो वो स्टोरेज है जो आप स्टॉक फाइलिंग करेंगी उसकी इफेक्टिवनेस किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, राइट? सो दैट्स हाउ यू विल हैव टू बेसिकली गो ओवर इन दिस वन। Last but not the least, before we move on to the essays, अब जरा देख लेते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। ई के अंदर assess the extent to which a fall in the value, इन्होंने यहाँ पे बात भी की है कि there is a fall in the value of US dollars. I don't remember talking to you about it. I might have skipped. So when you read it, please keep an eye on that. कि असेस कि यूएस डॉलर जो है यूरो के अगेंस्ट अगर उसकी वैल्यू गिर रही है, तो हाउ विल दैट अफेक्ट यूएस इंपोर्ट ऑफ ऑलिव ऑयल। प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे यूजली क्या होता है कि बच्चे बहुत ओपन एंडेड अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। वो भाई सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं कि यूएस का जो इंपोर्ट है ऑफ ऑलिव ऑयल उस पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो योर आंसर नीड्स टू बी हिटिंग द नेल एवरी सिंगल टाइम। आई नो सिक्स में से अगेन द एक्सटेंट टू अ फॉल इन द वैल्यू। अब आपकी जब करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो इसका इंपोर्ट से क्या ताल्लुक है, एंड दिस फर्स्ट कनेक्शन किड्स आर ऑलवेज एबल टू मेक दैट फर्स्ट कनेक्शन। वो फर्स्ट कनेक्शन है क्या कि भाई अगर यूएस की प्राइस गिर रही है तो इट्स अ मस्ट दैट यू से इन एग्जैक्ट दीज वर्ड कि अगर यूएस की करेंसी गिर रही है तो इसका मतलब है कि जो ऑलिव ऑयल ईयू से आ रहा है वो उनको महंगा पड़ रहा है। The price of olive oil which is coming into the country is more expensive, ठीक है? उसकी वजह से there will be a reduced demand and import of olive oil. Please 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 क्वेश्चन को बार बार कनेक्ट करो and you get yourself to a mark। एक मार्क कि वैल्यू गिरने की वजह से जो प्राइस है ऑलिव ऑयल की वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो है जो बाहर से ऑलिव ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो गिर जाएगा। People make diagrams over here. You can use the diagram. It's going to be a waste of time. They haven't asked for it. Don't do it. 2 marks you can get for that। ठीक हो गया फॉर द एक्सप्लेनेशन के कैसे गिर जाएगा। बट इज इट इज इट अ मस्ट कि वो ऑलिव ऑयल का इंपोर्ट गिर जाएगा? वेल, नॉट नेसेसरली। काउंटर काउंटर क्या करेंगे कि भाई ऑलिव ऑयल के कोई खास ऑल्टरनेटिव्स तो नहीं है, और वो अगर इनएलास्टिक डिमांड है तो इवन इफ आपकी करेंसी वीक होती है और उनकी प्राइस बढ़ जाती है, पीपल विल कंटिन्यू टू बाय। यू सी, तुम रीसेंट मार्किंग स्कीम उठा के देख लो। आई कांट एम्फसाइज इनफ, इलास्टिसिटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना अब, ये माइक्रो मैक्रो केस स्टडी कुछ भी उठा लो, पीडी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिट इन जरूर हो रहा है। तो बेसिक आपका आंसर क्या है? वैल्यू गिरने की वजह से आपके इंपोर्ट्स कम होंगे प्राइस बढ़ने की वजह से। काउंटर के अंदर जरूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स कम है तो हो इनएलास्टिक है, तो हो सकता है इट माइट नॉट। ठीक हो गया। तो अब इसकी मैं इवैल्यूएशन क्या करूं? ठीक है, टू व्हाट असेस द एक्सटेंट टू विच। तो अब ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के अंदर जो हमारा डिस्कशन होगा so let me discuss the evaluation for a second. This is what your evaluation is, which should consider both sides. The actual impact, कितना impact आएगा, depends on the price elasticity of demand for oil. If it's inelastic, people will continue to buy. If it's elastic, there will be a large drop. Again, at the same time, जब आपकी currency के अंदर volatility होती है, fluctuations होती है, it depends कितनी बड़ी fluctuation है, ठीक है? That is one of the things you can talk about also. यू कैन टॉक ऑल्सो अबाउट कि इलास्टिक के अंदर इलास्टिक और इन इलास्टिक नहीं, लेकिन उनकी कोफिशियंट, उनकी वैल्यू कितना इलास्टिक है और कितना इन इलास्टिक है। रिमेंबर 0.01 इज ऑल्सो इन इलास्टिक
and 0.8 is also inelastic. This value का difference can really have a large impact. तो आपने इन दोनों बात को डिस्कस करना है. ऑलराइट, फिर उसके बाद हम आते हैं into our essay discussion. ओके, अब जब हम ऐसे को डिस्कस करते हैं तो जो हमारे पास पहला ऐसे आया है वो है अबाउट द पीपीसी. लेट मी पुट दिस पीपीसी का क्वेश्चन ऑन द साइड फर्स्ट. पहले लेट्स read and analyze the question. With the help of a production possibility diagram, explain the term scarcity and choice and consider the extent to which every choice has an equal opportunity cost. 8 मार्क का ऐसे है. ब्रेकडाउन क्या है? ब्रेकडाउन ये है कि खासतौर पे अगर तुम मेरे पुराने एसेस के डिस्कशन भी देखो ना तो उसमें मैंने बार बार मेंशन किया है कि देखें जी, एग्जामिनर्स आर मेकिंग marking schemes which are very fluid. Honestly, they're changing. Consistency nahi hai. The consistency is in these three things: knowledge, understanding, analysis, evaluation. इन तीन चीजों के अंदर कंसिस्टेंसी है. 3 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क. ठीक हो गया. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम मांगा है तो ऑब्वियसली डायग्राम के तो 2 से 3 मार्क हैं. तो डायग्राम तो एक पीपीसी का बनना है. साथ ही में कुछ टर्म्स भी मेंशन हुए हुए हैं. स्कैर्सिटी का टर्म अच्छा है, चॉइसेस का टर्म अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी का टर्म यूज हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा एक जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो इस डायरेक्शन से चलेगा. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that a country can produce in a given period of time, by fully employing the resources in a given period of time. ठीक है, टू गुड्स. यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि वो 2 गुड्स कौन से हैं, तो आई डोंट नीड टू फैक्टर दैट इन माय इंफॉर्मेशन. ठीक है. डायग्राम भी मेरा बन सकता है. डायग्राम देखें जी, आप दोनों बना सकते हैं. आई वुड से कि आप दोनों बनाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उन्होंने कैसे सवाल में कैसे बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहेगी या चेंज होगी. तो जब भी हम गुड्स बनाते हैं तो प्लीज एक तरफ कैपिटल गुड और दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड की आदत डालो. ठीक है. 2 डायग्राम्स में कौन से कह रहा हूं? एक आपका जो हमेशा हम बनाते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. ठीक है. और दूसरा हम कौन सा बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन का. ओके. आपको पता है ये जो पहला वाला है इस पे जरूर मेंशन कर लिया करो जस्ट इन केस कि ये इंक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये कांस्टेंट का है. यही लिख दिया करो हर डायग्राम के ऊपर, फौरन लिख दिया करो, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द एग्जामिनर. ये 2 डायग्राम हो गए. अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कनेक्ट नहीं करते हैं या लेबल गलत करते हैं. एनी ऑफ दीज थिंग्स विच इज मिसिंग, लेबल्स कनेक्ट नहीं किए हुए, यहाँ पे एक्स और वाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेबल्स ठीक नहीं लिखा हुआ, 1 मार्क गया. मेक बोथ ऑफ देम इन दिस क्वेश्चन. और क्या करें, प्लीज डिफाइन जरूर करो स्कैर्सिटी का क्या मतलब है. डिफाइन स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी का क्या मतलब होता है? स्कैर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि स्कैर्सिटी का मतलब है कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, एंड देयर इज अ चांस कि आपकी जो फैक्टर्स हैं वो वो फाइनाइट है और वो खत्म हो सकते हैं. तो यू हैव टू मेक अ चॉइस. ओके. स्कैर्सिटी को आप ऐसे ही एक्सप्लेन करते हो कि रिसोर्सेज फाइनाइट है. ठीक है. और आपको डिसीजन मेक करना है, उनको कैसे यूज करना है, विच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे स्कैर्सिटी को.
और choice के वर्ड दोनों को इंक्लूड करोगे कि उन फैक्टर्स को कैसे यूज करना है। तो ये तुम्हारा एनालिसिस हो गया। उसके बाद अगर तुमने ये वाला डायग्राम बनाया है, पहला वाला, तो शो कर दो कि किस तरीके से। अब या तो ये नंबर्स याद कर लो, प्लीज एग्जाम के टाइम पे जाके खुद मत बनाना, क्योंकि तुम नंबर्स गड़बड़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन इफ यू डोंट डू दैट एंड यू डू जस्ट नोटेशन, दैट्स फाइन ऑल्सो। बट आई से कि इस तरीके से ना 1 2 3 करके नीचे 1 2 और 3 तक ले जाओ। और इधर जो है, यहाँ यू कैन हैव एनी नंबर 6 4 and 2। द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज कि जब तुम 0 से 1 पे जाते हो तो पहले आपने 2 गिव अप किए, फिर आप एक और बनाते हो तो आपने 4 गिव अप किए, और फिर जब आप एक और पे जाते हो तो आपने 6 गिव अप किए। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन हो गया। इधर क्या हो रहा है, 0 से 1 पे जा रहे हो तो 2 गिव अप हो रहे हैं। ये एक भी हो सकता था, ये 3 भी हो सकते थे, बेस्ड ऑन द नंबर्स। सॉरी, 2। यहाँ पे भी 2, और यहाँ पर भी 2। आइडिया क्या है कि ये जरूर शो करो एक एरो कि अगर आप ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हो रहा है इस तरह से कुछ। ए बी, ए टू बी की भी नोटेशन दे सकते हो कि जब आप ए से बी पे जा रहे हैं, कि आप रिसोर्स रीएलोकेट कर रहे हैं कंज्यूमर से कैपिटल की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एनालिसिस क्या करना है। Consider the extent to which every choice has an equal opportunity cost. Sorry, that's the evaluation. पीपीसी को यूज करके एक्सप्लेन करना है स्कैर्सिटी और चॉइसेस का कॉन्सेप्ट। वो मैंने अपने डायग्राम्स में शो कर दिया है, एनालिसिस में भी ये दिखाएंगे हम। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एवरी, ये हमारी इवैल्यूएशन है। अब ये जो हमने कर लिया, लेट्स कम बैक। मार्किंग स्कीम क्या कह रही है? पहले 3 मार्क किस चीज के देंगे हम? पहले 3 मार्क देंगे हम एक्यूरेट पीपीसी डायग्राम के देंगे। ठीक है, जिसमें कॉनकेव का भी बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन और लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, तुम दोनों में से एक बना लो। कल को आई वोंट बी लाइक कि ये लोग, जरूरी नहीं है कि ये एक पे ही काम करें, ये 2 भी बना सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे डायग्राम्स लिखा हुआ होता, तो अगर ऊपर डायग्राम्स लिखा होता तो फिर 2 डायग्राम मस्त हो जाते हैं। तो फिर अप्रोप्रिएटली डायग्राम बनाया तुमने, प्रॉपर आपने एक्सेस को कनेक्ट किया और लेबल्स को करेक्टली मार्क किया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ scarcity एंड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों लिख सकते हो। आई वुड ऑलवेज से कि दोनों लिखो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी टर्म यूज हो रहा है, चॉइस का भी हो रहा है, scarcity का भी हो रहा है। तो राइट ऑल ऑफ दैट। एंड हाउ द scarcity इन फैक्टर endowment या scarce resources and finite infinite wants result in choices। तो ये हमारी याद है बुक में जो एक बड़ी बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अनलिमिटेड wants but limited resources, and since resources have alternative uses, choices have to be made. Okay. And when you make the choices, the second choice that you give up is the opportunity cost. That's how you connect. Scarcity क्या है? Unlimited wants, limited resources. क्योंकि resources के alternative uses हैं, choices करनी पड़ती हैं। जब आप choices करते हैं तो जो आप गिव अप करते हैं वो opportunity cost है। एक्सेलेंट, 1 मार्क तुम्हें डायग्राम के मिल गया, 2 मार्क तुम्हें स्कैर्सिटी को समझाने के और उसके एक्सप्लेनेशन के हो गए। फिर पीपीसी के अंदर आपने शो करना है कि भाई 2 मार्क एनालिसिस के, 3 मार्क्स में से ये डायग्राम पे ये मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद समझाने का कि जब आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा होता जाता है। इफ यू यूज दिस वन, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, तो मार्क्स कैसे होंगे? कॉन्केव कहते हैं इसको हम। use the diagram to explain the scarcity is shown as the point on the concave, जैसे हमने शो किया। The opportunity cost of changing the combination from A to B, showing a movement along, जो हमने डायग्राम में शो किया। एक और मार्क उसका, तो 1 मार्क डायग्राम का मिल गया, ये इस तरह से कॉन्केव बनाने का। 1 मार्क उसके पॉइंट्स को शो करने का कि एक ये इंक्रीज हो रहा है तो वो गिर रहा है। ठीक है, और उसके बाद एन एक्सप्लेनेशन कि कॉन्केव के पीछे क्या रीजन क्या है। तो रिमेंबर, देखें जी, जब हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि जब आप रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
तो होता क्या है कि पहले आप कम गिव अप करते हैं, फिर ज्यादा गिव अप करते हैं, फिर और ज्यादा गिव अप करते हैं। ये वो ट्रेड ऑफ है जिसकी ये लोग बात भी कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द ट्रेड ऑफ। यू हैव टू राइट that as you are producing more of consumer goods, the trade-off in terms of capital good is increasing. लेकिन अगर तुमने ये वाला डायग्राम बनाया है, तुम्हें एक मार्क्स किस चीज पे मिलेगा? एक मार्क्स तुमको मिलेगा ये इस तरह से ट्रेड ऑफ दिखाने का। ठीक है, फिर मूवमेंट का मिलेगा एक मार्क, और एक मार्क मिलेगा कि जैसे जैसे आप कंज्यूमर गुड्स बढ़ाएंगे तो आपका जो ट्रेड ऑफ है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स, वो जो है वो गिरता जाएगा, सेम अमाउंट से गिरेगा। दैट्स व्हाट नीड्स टू बी रिटन। और फिर उसकी जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है कि व्हाट इज likely, remember the question is what, consider the extent to which every choice has an equal opportunity cost। तो क्या भाई तुम्हारे सारे जो चॉइसेस हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली इस तरह से होगी जो हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखा रहे हैं? तो वी गोइंग टू मेक अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि रियलिटी के अंदर व्हाट वी यूजुअली ऑब्जर्व, एंड लेट मी टेल यू द इवैल्यूएशन फॉर दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि द एक्सटेंट टू व्हिच each choice has an equal opportunity cost depends on the shape, ठीक है, of the PPC. If it's a straight line, opportunity cost will be constant, resulting in the same losses every time. लेकिन अगर वो कॉन्केव है या इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली फिर उस केस के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इफ यू आर इनसाइड द पीपीसी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इफ यू आर इनसाइड द पीपीसी तो फिर ट्रेड ऑफ की तो जरूरत ही नहीं है, राइट? देयर इज नो नीड फॉर ट्रेड ऑफ, क्योंकि अगर आपके पास अनयूज्ड है तो फिर ट्रेड ऑफ की तो जरूरत नहीं होगी। बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल इन माय डायग्राम आई कैन शो यू, कीप अ रेफरेंस ओवर हियर, टेक अ लुक, कि अगर आप कहीं इनसाइड हो इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर यू कैन इजीली इंक्रीज द आउटपुट ऑफ बोथ द गुड्स विदाउट एनी ट्रेड ऑफ। ठीक हो गया। विद योर फाइनल स्टेटमेंट कि मेरे ख्याल के अंदर रियलिटी के अंदर जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज होती हैं उसके अंदर इतना इजी नहीं होता रिसोर्स की अडॉप्टेबिलिटी के अंदर, देयर आर ट्रबल्स इन इट। तो इसकी वजह से जो है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर लाइकली टू बी सीन। ठीक है, so these are the ones that I will explain. I will send you the answers के अंदर मैं अपनी ये evaluation को भी include करूंगा। तो प्लीज, डायग्राम के तुमको ऑलमोस्ट 3 मार्क्स ही मिले हैं। ठीक है, एक किस चीज के? प्रॉपरली लेबल डायग्राम विद द लाइंस कनेक्टिंग, दूसरा कॉनकेव बनाने के ऊपर या स्ट्रेट लाइन बनाने के ऊपर, और तीसरा तुमको मिलेगा इसके ऊपर। तो 1 मार्क ऑन द लेबल, 1 मार्क ऑन द कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन, और 1 मार्क ऑन शोइंग द ट्रेड ऑफ। ये 3 मार्क्स हो जाते हैं। 1 मार्क तुमको मिलेगा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी, और किस तरह से फैक्टर्स स्कैर्सिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कनेक्ट होगा। और फिर 1 मार्क इसकी एक्सप्लेनेशन के ट्रेड ऑफ जो है वो सेम होगा कि ऑल्टरनेटिव होगा, और फिर इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स होंगे कि होता क्या है रियलिटी के अंदर। ठीक हो गया, तो दैट्स दैट। फिर उसके बाद 2B बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने पास्ट के अंदर इसके बहुत 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 डिस्कशन किए हैं। तो आई कैन जस्ट डिस्कस दिस इन अ वेरी वेरी क्विक वे। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं? Assess whether the allocation of resources by the free market is always desirable for an economy. Is it always desirable? That's your evaluation, the discussion. Always. 12 मार्क का डिस्कशन में एक दफा पे फिर तुमको याद करा देता हूँ, पूरे साल कराया है लेकिन इस बार फिर बात कर लेते हैं। योर ऐसे आंसर इज इन लेवल। 8 mark is for knowledge and understanding and analysis combined, and 4 marks is for evaluation. But your answers are marked in level.
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 0 भी होता है बाय द वे। मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? लेवल 0, 0 मार्क। लेवल 1, आउट ऑफ 8 यू कैन गेट 1 to 2। लेवल 2 you can get up to 3 to 5, and level 3 you can get somewhere around 6 to 8। ठीक है। सेम goes for evaluation, level 0, level 1, level 2। For examiners, evaluation के मार्क्स देना is the easiest। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो ऊपर तुमने लेवल 3, लेवल 2 पे सही से आंसर ही नहीं लिखा, तो फिर तुमको नहीं मिलेगा इवैल्यूएशन का मार्क्स। तो लेट मी एक्सप्लेन इवैल्यूएशन के मार्क्स कैसे उठेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि जी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्री मार्केट के अंदर हमेशा डिजायरेबल होनी चाहिए। ओके जी। तो सबसे पहले 1 से 2 मार्क के लिए आप मुझे फ्री मार्केट को एक बहुत ही ब्रीफली समझा दें प्लीज। फ्री मार्केट का मतलब है कि इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, लिटिल टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं है। प्लीज बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड्स में लिख लो। ठीक हो गया। फ्री मार्केट्स क्या होती है? Free markets are where the resource allocation is purely done by the private sector for the motive of profit। ठीक हो गया। And there is no direct provisioning of goods and services by the government। जबरदस्त। फिर उसके बाद फ्री मार्केट के एडवांटेजेस मुझे बता दो। ठीक हो गया। तो पहली चीज तुमने क्या की? पहली चीज मुझे डिफाइन कर दिया फ्री मार्केट। उसके बाद तुम मुझे अच्छे से एडवांटेजेस दे दो। फ्री मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन की अच्छी बात क्या है? भाई एक अच्छी बात क्या है? फ्री मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे डिसीजन लेता है। सच बात है। तो उस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से we can say that there's going to be an efficient allocation of resources। पहली। और क्या चीजें होती? भाई जब फ्री मार्केट रिसोर्स एलोकेशन में करेगा तो कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो प्राइसेस गिरेंगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है। आप एक्सपोर्ट भी कर सकोगे, राइट। और इनोवेशन भी आएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं लिखने को। गिव मी सम अच्छी सी डिस्कशन को समझाते हुए, है ना। फिर उसके बाद तुमने मुझे क्या देने हैं? तुमने मुझे डिसएडवांटेजेस देने हैं। यू डोंट डू डिसएडवांटेजेस, you don't go to level 3 आंसर। I'll give you level 2 for this। बहुत अच्छे से एडवांटेज लिखा है। 2 क्या 4 पेजेस का तुमने एडवांटेज लिख दिया, डिफाइन भी कर दिया। मैं तुमको लेवल 2 से ऊपर नहीं लेके जा सकता, 5 मार्क्स से ऊपर नहीं लेके जा सकता। यू हैव टू गिव मी सम डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी। फ्री मार्केट में डिसएडवांटेजेस क्या है रिसोर्स एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू? नंबर 1, जी पब्लिक गुड्स, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो पब्लिक गुड्स के अंदर तो नो एलोकेशन, नो पब्लिक गुड्स। या फिर मेरिट के अंदर अंडर प्रोडक्शन, या फिर डीमेरिट के अंदर ओवर प्रोडक्शन। और भी बहुत सारे हैं, पोल्यूशन, एनवायरमेंट इश्यूज, यू नो, वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज। अच्छे से एक्सप्लेन करो। मुफ्त के 8 मार्क्स हैं, उठाओ, टेंशन फ्री। ठीक है। उसके बाद अब इवैल्यूएशन में क्या डिस्कस कर? इवैल्यूएशन के अंदर तुमने मुझे बताना है, इवैल्यूएशन के अंदर यू आर गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट द डिजायरेबिलिटी, इज इट ऑलवेज डिजायरेबल? ठीक हो गया। तो अब जो ऊपर तुमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिखा है, अब उसी को लोगे,
उसी इंफॉर्मेशन को लोगे जो ऊपर लिखी हुई है, और अब उसको असेस करोगे इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजायरेबिलिटी एंड नॉट। तो द डिजायरेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट रिसोर्स एलोकेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। हमें पता है while it promotes efficiency and innovation, it can also lead to market failure that requires government intervention. You remember the merit and the demerit? That is where we say कि government intervention जरूरी है. अब the extent to which the free market is beneficial depends on how effectively government can correct these failures without distorting incentives. मार्केट में घुस के अगर गवर्नमेंट आके बोलती है कि हम प्रोवाइड करते हैं मेरिट गुड्स, हम हाई लेवल ऑफ टैक्सेस लगा देते हैं, बैन कर देते हैं डीमेरिट गुड्स, नाउ दिस इज द सिनेरियो where government intervention is going to mess up, it's going to distort the incentive, and there's a problem over there. तो कितनी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन कर ले, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना दें जिसके अंदर मार्केट्स के अंदर एक फेयरनेस रहे। ठीक है, एंड कंक्लूजन देखो, याद कर लो, अगर प्योर मेरिट के फ्री मार्केट पे क्वेश्चन आ जाए या पब्लिक सेक्टर पे आ जाए कि मार्केट या पब्लिक इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, इस केस के अंदर द मार्केट इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, इट कैन लीड टू मार्केट फेलियर्स दैट कैन रिड्यूस द ओवरऑल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है दैट कुड बी मच मोर इफेक्टिव, उसमें गवर्नमेंट आके मार्केट्स को ठीक कर ले। ठीक हो गया, तो उस तरह से तुम्हारी इसकी इवैल्यूएशन का डिस्कशन हो जाएगा। दीज आर द क्वेश्चन which we have talked about so much in the past, but I don't know why kids are still messing up. Okay, अब आ जाते हैं जरा अगले क्वेश्चन, 3A। अब 3A के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है? Let me go very quickly over this because this is one of the questions we have talked about in the past way too many times. Because ये हमारे सेशंस में बहुत दफा आ चुका है। आई डोंट थिंक सो इस साल तुम्हारा इसमें आना चाहिए। नहीं, माइक्रोसाइट के ऊपर आई एम नॉट सो कीन ऑन। ये जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही ज्यादा हमारे पास हो चुका है ये। अब क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाट इज meant by a public good and a private good, and consider the extent to which a beach could be described as a public good. पहला क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 मार्क्स, आसानी से उठाओ। एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरी, नॉन राइवलरी, बल्कि नहीं, प्लीज ऐसे भी मत करना। Public goods are excludable, which means that anyone can be stopped from the consumption. Oh, sorry, non-excludable. Non-excludable. Public goods are non-excludable, which means no one can be stopped from consumption of a good once provided. Please rata marlo word to word. And they are also non-rivalry. That means once the good is provided, it does not reduce or finish for the others. Word to word लिख लो। ये पब्लिक गुड हो गया। एग्जाम्पल देना चाहते हो दे दो। स्ट्रीट लाइट, वैसे तो बीच को एक्सप्लेन करना है, वो एनालिसिस का हिस्सा है, लेकिन एक आदत डाल दो। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरी, पब्लिक गुड के लिंक्ड है। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं? एक्सक्लूडेबल राइवलरी समझा दिया, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी समझा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पब्लिक में कौन सी चीज अप्लाई होती है और प्राइवेट में कौन सी चीज अप्लाई होती है। बहुत कॉमन है, फ्री का 1 मार्क लूज कर जाओगे। फिर उसके बाद प्राइवेट के अंदर सेम आइडिया। एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है कि एनीवन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड इफ नॉट पेड, और फिर इफ वन पर्सन यूजेस इट इट रिड्यूसेस फॉर द अदर। राइवलरी एग्जांपल कुड बी एनीथिंग, कुड बी कार्ड्स। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अब एनालिसिस के अंदर बीच के साथ हमने इसको अप्लाई करना है। बीच के साथ कैसे हम अप्लाई करेंगे?
हमें ये पता है कि जो बीच होता है वो पहले तो हम ज्यादातर, मुझे पता है तुम्हारे दिल में आ रहा होगा कि यार ये तो पब्लिक गुड है। ख्याल करो, प्राइवेट में भी तुमको इसको, क्योंकि 3 मार्क है ना, तो 3 मार्क तुमको दोनों तरीके से असेस करना है, एक्सटेंट को डिस्कस करना है। पहले मैं कहूंगा कि भाई मेरे जो बीच है ना, वो वैसे तो नॉन राइवलरस है, ठीक है। बिकॉज अगर एक बंदा बीच पे एंजॉय कर रहा है बीच, तो वो किसी और के लिए तो दूसरे भी आके उस बीच को एंजॉय कर सकते हैं। तो बीच जो है वो नॉन राइवलरस है। मगर यू सी नाउ माई काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो 3 मार्क का 1 मार्क उठाने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? मगर व्हाट अबाउट पीक टाइम्स, तो बहुत रश होता है, छुट्टी का दिन है, लोग भरे हुए हैं। वेल, पीपल कैन नॉट एंजॉय द बीच द वे, जगह कम है। एंड हो जाता है, इवन यू से के हॉक्स वे बहुत बड़ा है, इतनी पब्लिक आ जाती है समटाइम्स कि यू कांट रियली एंजॉय द बीच। ठीक है, तो मैंने एक तरफ राइवलरस भी बता दिया और एक तरफ नॉन राइवलरस भी बता दिया। उसी तरह से क्या एक्सक्लूडेबिलिटी है क्या? बीच यूजली नॉन एक्सक्लूडेबल ही होता है, एनीवन कैन फ्रीली एक्सेस द बीच। चांसेस आर के चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ओनरशिप वाली साइट है, कोई वो वाली साइट है जहां पे आपको जाने के लिए यू हैव टू पे फॉर इट, कोई सिक्लूजन सी बना दी है आपने, कोई बैरियर्स लगा दिए हैं, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो एक्सक्लूडेबल भी बन जाएगी। दिस इज माई एनालिसिस ऑन बोथ साइड फॉर इट। ठीक हो गया? तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो बीच है वो नॉन राइवलरी राइवलरी भी हो सकता है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल एक्सक्लूडेबल भी हो सकता है। माई फाइनल, अक्सर बच्चे क्वाजी पब्लिक की भी डेफिनेशन दे सकते हैं, यू कैन राइट ऑन दैट, नो लिमिटेशंस। फिर उसके बाद जो फाइनल इवेल्युएशन होगा, that is about you talking about to what extent. तो देखिए जी, in to extent, the extent to which beach is a public good or private good depends on how it is managed. अगर आपका कोई एक नेचुरल बीच है, कोई नेचुरल स्टेट वाला बीच है कि भाई आप चले जाएं कहीं पे भी पानी के साथ, तो वो नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल ही होगा। लेकिन अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेसेस होंगे, कोई प्राइवेट रिजॉर्ट टाइप की सिचुएशन होगी, तो वो उसमें कुछ प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप इसको क्वाज़ी पब्लिक भी कह सकते हो। इट इज नॉट अ प्योर, कंक्लूजन दे रहा हूं, it is not a pure public good, but rather a quasi public. You see that? तो अब अपने थीम को ऐसे ही लेके चलो और इवेल्युएशन को आखिरी के अंदर इसी तरीके से कंक्लूड कर लेना। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। अब आ जाते हैं जल्दी से इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर आते हैं माइक्रो को। 3B के अंदर क्या करना है? I'll just tell you the structure because remember this type of a question has been answered many times in the past. Again, assess करो कि whether subsidy is likely to be the best। देखें जी, याद रखें याद रखें याद रखें, बेस्ट का वर्ड यूज हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी मेंशन की है सब्सिडी, लेकिन इज इट द बेस्ट? तो दैट मीन्स मुझे एक और कोई ना कोई पॉलिसी को डिस्कस करना लाजिम है, वरना मैं लेवल 3 के आंसर पे नहीं जाऊंगा। और अगर मैं लेवल 3 के आंसर पे नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑल्टरनेटिव पॉलिसी को नहीं किया, तो इवैल्यूएशन में मुझे मिलेगा 0। ठीक हो गया? कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डिस्कस करोगे, बेस्ट के वर्ड ने तुम्हें बताया कि ये तो डिस्कशन मस्ट है। ठीक हो गया? तो अब तुम इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले तो एक बहुत ही ब्रीफली समझा देते हैं कि मेरिट गुड होता क्या है। मेरिट गुड आर दोज which benefit those who pay for it and consume it, but also benefit the third party. Merit goods are under consumed। आज एएस के हिसाब से जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है वो ये है
कि मेरिट गुड्स जो हैं वो अंडर कंज्यूम्ड हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। अंडरस्टूड? तो देयर आर कपल ऑफ वेज किड्स विल राइट दिस। मैंने जो हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, प्लीज ऐसे करो, सब्सिडी को डिफाइन करो, मेरिट गुड को डिफाइन करो। ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट इन केस के कुछ भी नहीं है तो मैं 2 मार्क तुमको दे दूंगा इसके। ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिडी अफेक्ट कैसे करेगी? भाई हमें पता है सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू प्रोड्यूसर्स फॉर एसेंशियल गुड्स प्रोडक्शन। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिर जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो गिर जाती हैं, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है हाउ सब्सिडीज वर्क। ठीक है। अब काउंटर करो इसको कि सब्सिडीज विल नॉट वर्क, सब्सिडीज इज नॉट द बेस्ट। ठीक है। किस तरह से? देखिए जी, हमें यह पता है कि सब्सिडी की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो काउंटर कर रहा हूं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सब्सिडी। दिस मनी could have been used elsewhere that could have really improved the people's living standard। हो सकता है ये जो सब्सिडी है, इट इज नॉट करेक्टली used by the producers to increase the supply। फिर मसला आ गया। ठीक हो गया। तो ये तुमने कर ली दो काउंटर आर्ग्यूमेंट कि सब्सिडी की इनफेक्टिवनेस इन इंक्रीजिंग द डिमांड, इन इंक्रीजिंग द सप्लाई। फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मेरिट के केस के अंदर जो आपके पास ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आती है वो है इंफॉर्मेशन फेलियर को खत्म करना, इंफॉर्मेशन फेलियर को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करोगे? एडवर्टाइज करके, कैंपेन्स बना के, मेरिट गुड्स के हक में बात करोगे कि अगर आपने लोगों की इंफॉर्मेशन इंप्रूव कर दी कि मेरिट गुड्स की कंजम्पशन से आपका फ्यूचर और आपका लाइवलीहुड बेहतर होगा, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और मेरिट गुड की ओवरऑल जो कंजम्पशन है और जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। मगर इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसमें भी, अब मैं क्योंकि इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, तो आई विल स्टिल से कि इंफॉर्मेशन फेलियर कैन स्टिल परसिस्ट, जिसकी वजह से जो डिमांड का इंक्रीज होना था वो नहीं होगा। लेवल 3, मिनिमम डिटेल्स के साथ अगर तुम ये सारी बात लिख देते हो, आई विल हैव टू कंसिडर योर आंसर एज अ लेवल 3। बहुत बेसिक बेसिक लिखा हुआ है, मैं 5 मार्क तुमको दूंगा, अच्छे सॉरी 6 मार्क दूंगा। और अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें 7 to 8 मार्क दे। ठीक हो गया। अब क्या ये बेस्ट मेथड है कि नहीं मेरिट गुड के सॉल्यूशन के लिए? अब मुझे, पहले मैंने क्या किया, सब्सिडी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डजंट वर्क, इंफॉर्मेशन फेलियर हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डजंट वर्क। नाउ आई विल कंपेयर द टू। ठीक है। तो इनका आपस में कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरिजन दोनों साइड को करना लाजिम है भाई। हो सकता है कि जो सब्सिडी है उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पैसा है या नॉलेज है कि कितना देना है, दैट माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू असेस एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी वेरी हाई। वेरएज इंफॉर्मेशन जो फेलियर है उसका इशू क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा लॉन्ग रन प्रोसेस है, उसका आप पैसे स्पेंड करते हो, आपको उसका एग्जैक्ट सर्टेनिटी नहीं है आपको कि हाउ विल इट हैव एन इम्पैक्ट, राइट? तो दोनों के केसेस के अंदर मेरी पर्सनल नजर के अंदर जो सिचुएशन वो ये है कि सब्सिडी जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हो जाती है
खास तौर पे अगर मुझे पता है कि जो गुड है वो इलास्टिक है, तो जब मैं सब्सिडी दूंगा और सप्लाई इंक्रीज होगी, तो बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा क्वांटिटी के अंदर. So that is, I'm much more sure that this is what it's going to do. I can use economic theory to assess this information, and plus it's going to bring an impact in the short run. ठीक है. जहां तक information failure है, how much money do I need to spend, how much impact it will bring, very uncertain. तो मेरे लिए जो है ना, और लॉन्ग रन साथ में, तो शॉर्ट रन के लिए मैं सब्सिडी यूज करूंगा, लॉन्ग रन के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को यूज कर सकता हूँ. तो दिस इज हाउ आई विल मेक एन इवेल्युएशन. आई कंपेयर, एंड आखिरी मेरी स्टेटमेंट विल बी कि बेस्ट का क्या सिचुएशन है. ठीक है. So subsidy can be effective in increasing merit goods, but they are not always the best method. ये मेरी हमेशा की डिस्कस वो होगी. इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट. किसी में भी आ जाए, इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, अनलेस कि वो कोई ऐसी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने को बोल दें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना मेरिट गुड की डिमांड को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव है, तो उसमें तुम बोलोगे नहीं भाई, फिर तो कोई सीन ही नहीं है इन दोनों का डिस्कशन. The optimal approach depends on the good price elasticity of demand, government budget constraints, and the potential for market distortion, short run versus long run. A combination of subsidy, education, and regulation is often the most effective way. जब भी बेस्ट का क्वेश्चन हो, कंपैरिजन. ठीक है. क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? दे माइट नॉट से बेस्ट, बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव. उसमें क्या होता है, तुम्हारा फोकस होना चाहिए सब्सिडी के प्रो एंड अगेंस्ट. ठीक है. और इवेल्युएशन में तुम ऑल्टरनेटिव दे सकते हो, एनालिसिस में जरूरी नहीं है. आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू. लेट्स गो ऑन टू और मैक्रो के वेरी क्विक. मैक्रो में देखो क्या हो रहा है. ये मेरी नजर के अंदर हमारे लिए रेलेवेंट है इस साल के लिए. मैक्रो के सवाल. पहला क्वेश्चन कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला explain two reasons for an improvement in the terms of trade, okay, and consider the extent to which an improvement in the terms of trade will benefit an economy. आंसर का फॉर्मेट क्या है? ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन बाद में डालते हैं. पहली चीज, डिफाइन करो टर्म्स ऑफ ट्रेड को. ठीक है जी. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? Terms of trade measures the rate at which one country's exports trades for its imports. फॉर्मूला क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड का? प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स इनटू 100. ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला मांगा है, एक मार्क तो फॉर्मूला का है. फिर उन्होंने दो रीजंस हैं, एक एक मार्क दो रीजंस के हैं. रीजन बड़े ही सिंपल से हैं. एक, क्योंकि इंप्रूवमेंट लानी है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाए. और दूसरी इंप्रूवमेंट है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट गिर जाए. ठीक हो गया. ये तुम्हारे 3 मार्क्स हो जाते हैं बड़े ही आसानी से. मैं तो इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर पाता, वैसे तो बच्चे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते. फॉर एग्जाम्पल, दे वुड हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, अब देखो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट किन वजूहात से बढ़ सकती हैं, ये तुम्हारा वैसे तो एनालिसिस के हिस्से में हम फैक्ट मैं इसको इंफॉर्मेशन को फ्लोट करूंगा. अगर मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन है, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है. या मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो फॉरेनर को मेरे गुड्स महंगे पड़ेंगे. ये दोनों चीज है. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, मेरे गुड की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए,
ये तीनों रीजंस मेरी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है। अब प्राइस ऑफ इंपोर्ट को क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं? फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिफ्लेशन हो जाए, या मैं अपने मुल्क में जो गुड्स आ रहे हैं टैरिफ रिमूव कर लूं, या मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर जाए। ये सब मुझे इंपोर्ट सस्ता होने के वजूहात। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज योर आंसर इज शोइंग कि टर्म ऑफ ट्रेड अच्छा हो सकता है अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाए और प्राइस ऑफ इंपोर्ट गिर जाए, वी विल गिव यू द मार्क ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छी बात है। अब एनालिसिस पे आते हैं। विल इट बेनिफिट आवर इकोनॉमी और विल इट नॉट बेनिफिट आवर इकोनॉमी? थोड़ा सा लंबा सा डिस्कस, दोनों साइड को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हमारा ओवरऑल टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है, अगर वो अप्रिसिएशन की वजह से इंप्रूव हो रहा है, या हमारे गुड्स जो हैं, अगर हमारी करंट हमारा टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम बाहर से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है। अगर हम बाहर से अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो उसकी वजह से अगर हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि रिमेंबर हम एक यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले में अब हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स हमें सस्ते पड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। बट दैट माइट नॉट बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, क्योंकि रिमेंबर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 12 मार्क का होता तो मैं बड़ी लंबी डिटेल्स में जाता। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ये बात करनी है कि जी जो अगर इंपोर्ट हो रहा है, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि देखें जी, कि अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं एक यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट के बदले में, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो खुश होंगे, वेरी गुड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वैल्यू को फैक्टर इन करता है, वेरी बैड। लेट्स नॉट गो इनटू मच ऑफ डिटेल्स इन इट। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर प्लीज 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 अगेन यू हैव टू डिस्कस कि रिमेंबर, जब आप प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो उसकी वजह से पीडी पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी में ज्यादा बड़ा ड्रॉप आएगा आपके एक्सपोर्ट के अंदर, या थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, आप इनएलास्टिक गुड्स सेल करते हैं तो इट विल बेनिफिट यू। और अगर आप इलास्टिक गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इट विल नॉट बेनिफिट यू। इंपोर्ट की प्राइस अगर गिर रही है, अगर आप इनएलास्टिक गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इट विल नॉट बेनिफिट यू। अगर आप इलास्टिक गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। See the lecture of the martial learners condition in the drive or the YouTube links that I've shared with you guys. Martial learners की discussion हो रही है इधर। Sort of you don't have to talk about the martial learners condition, लेकिन उसके अंदर जब हम elastic inelastic की explanation करते हैं, that is prime information for you for this examination. ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट फॉर दिस वन। फिर आ जाते हैं जी इसका पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी इज मच मोर ऑन द डिटेल्ड साइड। आसान सा क्वेश्चन है, असेस वेदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्री ट्रेड आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन इकोनॉमी। पहले मैं फ्री ट्रेड को समझाना चाहूंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय फ्री ट्रेड। देखें जी, फ्री ट्रेड का मतलब होता है जब आप unrestricted, I would like you to use these words, unrestricted ट्रेड करते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं विदाउट बैरियर्स ऑफ ट्रेड, यानी कोटाज वगैरह के, तो फ्री ट्रेड को समझाया। फ्री ट्रेड के अंदर फिर आपने एडवांटेजेस के अंदर जाना है। कुछ सारे एडवांटेजेस देने हैं फ्री ट्रेड के। प्लीज रिमेंबर, फ्री ट्रेड में क्या होता है? फ्री ट्रेड में कंपटीशन आता है, रिसोर्स की बेहतर
एलोकेशन होती है, क्योंकि जब कंपटीशन है तो आई विल से ये नहीं ये बनाना चाहिए, इसमें प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते हैं, इसके हमारे पास अच्छे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स वी हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन। ठीक है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा होगा, वी गोना गेट गुड मनी, ऑल ऑफ दिस स्टफ। लेकिन फिर तुम डिसएडवांटेज करोगे, तो रिमेंबर 1 से 2 मार्क फ्री ट्रेड को एक्सप्लेन करने के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, दोनों को कंपेयर कर लोगे, अच्छा तुम्हारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1 से 2 मार्क के लिए। फिर एडवांटेजेस तुमको लेवल 2 तक ले जाएगा, डिसएडवांटेजेस तुम्हें लेवल 3 तक लेके चला जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड के अंदर, प्लीज 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 रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। आपके मुल्क में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी कुछ इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सर्टेन गुड्स के ऊपर रिलाई करना शुरू करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, अगर उनकी डिमांड हर्ट हो जाएगी, तो देन अगेन यू गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लेट मी शो यू थ्रू द केस स्टडी व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। एडवांटेजेस के अंदर दे टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप फ्री ट्रेड करोगे यू विल हैव बिगर मार्केट्स, आपके पास गवर्नमेंट को अच्छे पैसे मिलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा होगा। मगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी सफ़र करेगी, आपकी कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात हो रही है ना, तो ट्राई टू लिंक इट टू विच वन, फिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सीजनल, सिक्लिकल, किससे लिंक हो रहा है। एंड देन जब आप दूसरी कंट्रीज पे रिलाई करते हैं तो, और डोमेस्टिक गुड्स पे नहीं, तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का इश्यूज आता है। ठीक है, फिर फाइनली इसकी जो इवैल्यूएशन है कि फ्री ट्रेड, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे मैं दोबारा लेके जाता हूँ। इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, इज इट ऑलवेज, पाकिस्तान के लिए है फ्री ट्रेड, इज इट ऑलवेज। तो रिमेंबर कि देखें जी, देयर आर टाइम्स when you have to put tariffs and you have to avoid the free trade because it might be exploiting your economy too much. So you might need the government to step in and try to reduce the free trade because it is harming your local economy and local production. So it really depends on that. आपने उन चीजों को लेना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को डिस्कस कर सकते हो एवेल्युएशन के अंदर, कि फ्री ट्रेड लॉन्ग रन में बेनिफिशियल है, शॉर्ट रन के अंदर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में आप फ्री ट्रेड कर दो, खोल दो इकोनॉमी को, बांग्लादेश के गुड्स, चाइना के गुड्स पाकिस्तान में आएंगे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे शॉर्ट रन के अंदर ही, तो यू विल सफर। लेकिन अगर शॉर्ट रन में आप प्रोटेक्ट कर लो टेक्सटाइल को, कि बोलो विद इन अ फ्यू ईयर्स अपने आप को ठीक करें, रिसोर्स को रिएलोकेट करें या अपने आप को एफिशिएंट बनाएं, तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि आपकी कंपनीज बेहतर हो जाएंगी। तो दैट इज अ वेरी गुड इवैल्यूएशन का डिस्कशन। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इम्पैक्ट is a good one for evaluation purposes. Short run versus long run, ठीक है, that would be a fantastic one. And availability of factor endowments, या आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रखे हुए हैं वो किन सर्टेन गुड्स के ऊपर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा है, किस में है। So remember, if you do one-sided argument, you don't get evaluation marks. 4 मार्क्स फ्री के, लाइक आई सेड, हमारे लिए वैल्यूएशन के मार्क्स सबसे ज्यादा आसान है। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, with the help of an ADAS diagram, explain what is meant by an expansionary fiscal policy and consider the extent to which an expansionary fiscal policy will increase the level of aggregate demand. We're not talking about best, but slightly question has changed, किस हद तक वो certain चीज, कुछ certain अचीव करने की तुम्हारे लिए पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें किस तरीके से आंसर, पहला मार्क तो डायग्राम चाहिए इनको। ठीक है जी, जब आप एडीएएस का डायग्राम बनाएंगे ना,
तो रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो, अपने एक्सेसेस का ख्याल करें। इसके अंदर एक्सेसेस का मतलब ये है कि अब तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो गया, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने अक्टूबर के पेपर में दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड आउट ऑफ अस। ADAS का जब डायग्राम बनाते हैं, ऑन योर वाई एक्सिस इफ यू ओनली राइट प्राइस, तुम्हारा 1 मार्क चला गया। इफ यू राइट क्वांटिटी, तुम्हारा 1 मार्क चला गया। प्राइस लेवल लिखोगे, रियल आउटपुट लिखोगे, मार्क कटेगा नो मैटर व्हाट एनीवन से, ये तुम्हारा मार्क चला जाएगा। ठीक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, लेट मी मार्क इट, दिस इज वेयर वी स्टैंड। मुझे ये पता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मुझे पता है एडी बढ़ेगा, तो एडी के बढ़ने की वजह से दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डायग्राम में अच्छे से मैं मार्किंग्स दूंगा, परफेक्शन। ये मेरा पूरा डायग्राम है, इसके मुझे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी मांगी है, तो लेट्स लुक एट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का एक तरीका है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी एंड टैक्सेशन कम होंगे। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल है। यहां बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करेंगे, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट, कोई इस किस्म की गड़बड़ करेंगे। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, दोनों लिखो और दोनों ठीक लिखो। योर अडल्ट नाउ, ऐसे नहीं करो। यहाँ पे उन्होंने फिर भी तुमको एंड और का ऑप्शन दिया है, कल की मार्किंग स्कीम में जरूरी नहीं है। फिर एग्रीगेट डिमांड को समझाओ। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर इकोनॉमीज आउटपुट एंड सर्विसेज। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और साथ में अपनी आदत डालो इस फॉर्मूला की, C+I+G+X-M। बहुत ही क्वेश्चन इसके रिलेटिव हो तो इसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देना, बट अभी जरूरत नहीं है। अभी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में एक बेसिक ADAS का डायग्राम, बेसिक वाला, फिस्कल पॉलिसी में कौन सी दो चीजें हैं और एडी के अंदर क्या इन्वॉल्व है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिखो, थ्रो लॉट्स ऑफ डार्ट, couple of them will tick, right? This is what we've talked about. ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर एनालिसिस के अंदर एक्सपेंशनरी एडीएस को कैसे अफेक्ट करेगी, मैं तो डायग्राम के थ्रू तुमको शो कर ही दिया है। तो इमेजिन, फॉर एग्जांपल, प्लीज जरूर एग्जांपल दो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन टैक्स जो है, इनकम टैक्स लोगों पे वो डिक्रीज करता है, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ जाएंगी, उससे सी बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी। तो एडी विल शिफ्ट टू द राइट। डायग्राम में एडी को राइट पे शिफ्ट करो, एक्सप्लेनेशन दे दो। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स एंड ऑल, उसकी वजह से डायरेक्ट कंपोनेंट में इंक्रीज आएगा, एडी राइज करेगा और आपका एडी कर्व टू द राइट शिफ्ट हो जाएगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगी और रियल आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये पूछा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एग्रीगेट डिमांड, विल इट ऑलवेज नॉट। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर विल इट ऑलवेज नॉट, ठीक है जी। तो इवैल्यूएशन के अंदर वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करने जाते हैं शॉर्ट रन के अंदर, मे बी इट माइट नॉट, या इमीडिएटली इट माइट नॉट, क्योंकि टैक्स कम करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना, की पॉलिसी को बनाना, इम्प्लीमेंट करना, उसके इफेक्ट आने में टाइम लग सकता है। तो इट माइट नॉट हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट, ऑल्दो हम कहते हैं कि ये शॉर्ट रन के अंदर फिस्कल पॉलिसी मच मोर क्विकर। ये भी मैं लिख सकता हूं कि एक तरफ गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को इंक्रीज करती है, लेकिन दूसरी तरफ
मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाती है तो चांसेस आर के एडी नहीं बढ़ेगा, काउंटर हो जाएगा ना। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंशनरी के अंदर यूजली क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और टैक्सेस कम होता है, लेकिन तुम ये बोलो कि गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा है और टैक्सेशन जो है वो कम से चेंज हो रहा है, तो मे बी इट माइट नॉट हैव एन इम्पैक्ट, अगेन वो इमीडिएट इम्पैक्ट माइट नॉट बी एज क्विक। ठीक है। तो मेनली जो हमारा डिस्कशन इधर आ रहा है कि विल इट बी एबल टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड और नॉट। मैं जबरदस्ती के आर्गुमेंट्स निकालूंगा इसकी कि विल इट एंड विल इट नॉट, तो मैंने उसके अंदर तुमको बता दिया कि इट माइट नॉट ऑल्सो। एक अच्छी सी वैल्यूएशन लेट मी गिव यू, expansionary fiscal policy can increase aggregate demand, but the extent depends on factors like the size of fiscal intervention and the economy's current position. इसका क्या मतलब? इमेजिन करो कि आपकी इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है, ठीक है, तो इस पॉलिसी का जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा वो इन्फ्लेशनरी होगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी बुरी है, इट्स नॉट अ गुड वन। लेट मी एक्सप्लेन बेटर वन। साइज ऑफ फिस्कल इंटरवेंशन एक इवैल्यूएशन है कि आपने अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी की है तो वो बहुत एक ज्यादा फंडिंग है जैसे कोविड के बाद हुई थी या बहुत थोड़ी सी है। ठीक है। तो अगर आप बहुत ही कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के बाद एक दफा एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आते हो और वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, इट वॉन्ट इंक्रीज एडी एज सच। ठीक है। लेकिन अगर तुम बहुत बड़े से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हो, मेजर टैक्स रिडक्शन, मेजर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो दैट विल लाइकली टू हैव अ मच बिगर इम्पैक्ट। आई थिंक दैट इज अ मच बेटर डिस्कशन जो तुम कर सकते हो ऑन द साइज, ठीक है, rather than any other discussion that you might make. Okay, last question, 5B, and we'll end today's session with that. आसान सा सवाल है, मैं बार बार 12 मार्क में कह रहा हूं कि बहुत आसान मार्क्स हैं इनके उठाना, तो प्लीज 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 इनको सिर्फ और सिर्फ जो असल तरीका है इसको आंसर करने का, उस तरह से इसको आंसर करो एंड यू विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा आसान तरीका क्या है, अगेन देखते हैं। Assess whether supply side policy is the best method, तुमको अभी से ही पता होगा क्या करना है, is the best method to the rate reduce रेट ऑफ इन्फ्लेशन से लिंक कर रहे हैं। पहले तो सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है? सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर प्लीज 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 रिमेंबर हम कौन सी तीन मेजर पॉलिसीज को मैंने बार बार एम्फसाइज किया है। एक, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन तुम्हारी मेजर सप्लाई साइड पॉलिसी हैं। देखो है होने में तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अवॉइड दोज, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी है, डीरेगुलेशन भी है, डायरेक्ट टैक्सेस का कम कर देना भी है। इससे क्या होता है, लोगों का इंसेंटिव बढ़ता है और लेबर आता है मार्केट में, कैन बी सप्लाई साइड, अंडरस्टूड। बट इज इट द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? रिमेंबर, इन्फ्लेशन से कनेक्ट करना बार बार। आपको ये पता है कि जब आप सप्लाई साइड पॉलिसी फॉलो करते हो तो ग्राफिकली आपका एल आर एस कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। जब एल आर एस राइट पे शिफ्ट होता है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पोटेंशियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊं, तो डायग्राम के थ्रू ये मैं बात कर रहा हूँ एल आर एस, एंड इमेजिन इफ एग्रीगेट डिमांड इज ओवर हियर, एंड जब आप अपना एल आर एस को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो एल आर एस राइट पे शिफ्ट होता है और उसकी वजह से
आपकी जो प्राइस लेवल्स हैं पहले यहाँ थी और अब नीचे चली गई हैं, तो प्राइस लेवल्स हैव फॉलन डाउन, राइट? तो अब ऑब्वियसली इट विल हैव एन इफेक्ट। इन्फ्लेशन इज एक्सप्लेन, ये देखो ये मार्च के अंदर हुआ है, तुम अभी पीछे देखोगे ना ये नहीं होगा। दे गिविंग यू मार्क्स, एटलीस्ट एक दो मार्क, 8 मार्क में से 2 मार्क फॉर द टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, तो लेवल 1 के लिए तुम्हें मार्क मिल जाएगा। अब कल को पता नहीं है जून के अंदर ये लोग दें या ना दें, लिख लो, बिकॉज पिछले साल तो हमने नहीं दी है। द मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई साइड पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, और फिर सप्लाई साइड पॉलिसी किस तरह से इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकती है वाया योर पॉलिसीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। से क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, गुड्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, नीचे गिरेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस गिरेंगी, ऑल ऑफ दैट। बट नाउ द काउंटर, टेस्ट की बात हो रही है ना, तो नाउ द काउंटर आर्ग्यूमेंट। लेवल 2 के लिए बेसिकली लेवल 2 के मैक्सिमम मार्क्स उठाने के लिए काउंटर करना लाजिम है। सप्लाई साइड पॉलिसी लॉन्ग रन में इफेक्ट होती है, टाइम लैग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम अफेक्टिव होने में वक्त लगेगा उसको, क्वालिटी इंप्रूव होती है, हो सकता है आपने एजुकेशन के अंदर बेसिकली जो ऊपर पॉलिसी, जो एक आध दो पॉलिसी ऊपर एक्सप्लेन की है ना, उसी पॉलिसी को ही उसी का काउंटर करो। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से लोग पढ़ लिख जाएंगे, स्किलफुल हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा आउटपुट, प्राइसेस गिर जाएंगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दी है, जो ट्रेनिंग दी है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो वैलिड नहीं है फॉर योर इकोनॉमी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट वगैरह, रोड लिंक्स और ये बनाए हैं, उससे इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे हमारे पास गवादर है, वो बिल्कुल ही बेकार जगह पे, नॉन एसेंशियल नीड्स के ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसका कोई यूजेज नहीं है। यू फॉलो? तो काउंटर भी उन्हीं का ही होना चाहिए जो ऊपर पॉलिसी डिस्कस की है, और उसको इन्फ्लेशन से बार बार अपने आंसर में उसको लिंक करना है कि इन्फ्लेशन देखो गिरेगी, नहीं गिरेगी। डन हो गया। फिर क्योंकि बेस्ट लिखा है, काउंटर करना लाजिम लाजिम है, वरना तुम लेवल 3 के मार्क्स पे नहीं जाओगे, और लेवल 3 पे नहीं जाओगे इस वजह से, तो फिर इवैल्यूएशन में 0। तो फिर तुमने ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या बतानी है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, भाई फिस्कल या मॉनेटरी की कॉन्ट्रैक्शनरी साइड पॉलिसी लगा दो। एक्सप्लेन किस तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो और टैक्सेस को बढ़ा दो, तो एडी गिर जाएगा, एडी गिरेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। और मनी सप्लाई जो है, मैं तो कहूँगा मनी सप्लाई वाली यूज करना, मनी सप्लाई कम कर दो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, तो एडी गिर जाएगा क्योंकि बोरोइंग कम होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। विल इट ऑलवेज? इसकी भी काउंटर देनी है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो अब इसका काउंटर भी करो। भाई एडी को यूज कर रहे हो, यहां पर आप इधर हो, एडी को यूज करते हो, तो क्या इन्फ्लेशन गिरेगी हमेशा? वेल, डिपेंड करता है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे है, तो हमने क्या पढ़ा है कि एडी गिरने से कोई इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इधर हैं, एडी गिरता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के अंदर। यू रिमेंबर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग यू नो दिस स्टफ। मैंने क्या करना है? काउंटर आर्ग्यू करना है। फिर इवैल्यूएशन में क्या डिस्कस करें भाई? अगेन पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है? पहले टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ये वाले मार्किंग स्कीम के हिसाब से डिफाइन द टर्म। फिर एडवांटेजेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, फिर एडवांटेजेस ऑफ वन ऑल्टरनेटिव, फिर डिसएडवांटेज ऑफ वन ऑल्टरनेटिव, द सेम ऑल्टरनेटिव बाय द वे। ठीक है, अब इवैल्यूएशन के अंदर कंपैरिजन होगा कि सप्लाई साइड बेस्ट है कि नहीं, डिपेंड करता है। शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई साइड इनइफेक्टिव है, लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई साइड बहुत इफेक्टिव है।
ठीक हो गया। शॉर्ट रन के अंदर डिमांड साइड बेहतर है, लॉन्ग रन के अंदर डिमांड साइड अच्छी नहीं है। साथ में इस बात को भी याद रखो, गौर से सुनो, अगर तुम सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली या एजुकेशन वाली, का शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या है? एजुकेशन में स्पेंड कर रहे हो तो स्कूल्स बनाओगे, टीचर्स को पैसे दोगे, तो शॉर्ट टर्म में एडी बढ़ेगा। ठीक, तो सप्लाई साइड पॉलिसी शॉर्ट टर्म में भी इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि वो एडी को बढ़ाएगा, और फिर लॉन्ग रन में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, विच इज वेरी गुड। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये बेस्ट पॉलिसी है, मेरी नज़र में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इट माइट नॉट बी सर्कमस्टांशियल है, डिपेंड, ओके, इट डिपेंड, लेकिन इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी। ठीक है, लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट रन के लिए मे बी नॉट सो मच। ठीक है, ऑल्सो गवर्नमेंट के पास क्या इतने पैसे हैं टू डू द फिजिकल पॉलिसी और टू द सप्लाई साइड पॉलिसी, might be a challenge. So this is how this paper will be solved. ठीक है, one final note on this, कि please make sure that इस पेपर को सॉल्व करो इन अ डे और टू, इसको आंसर करो, uh, उसकी पीडीएफ बनाओ, मुझे भेजो, और मैं उसको फिर तुमको ग्रेड करके वापस से तुम्हें उसके एटलीस्ट मार्क्स देता हूँ। तो ट्राई टू डू इट विद इन 1 or 2 days, एंड आई ट्राई टू गिव यू द फीडबैक विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 days। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन Sunday।